बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, मैं दोबारा हाज़िर हो रहा हूँ। जैसे मैंने वादा किया था कि जल्द ये वीडियो करेंगे हम, चूँकि डिमांड भी है और हालात की तब्दीली बहुत तेज़ है। और पिछली दफ़ा जो बात की थी मैंने आखिर पे कि मेरा ये अंदाज़ा है कि चाइना जो है इसको लिंगर ऑन करेगा और फिर ये जंग नहीं करेगा। तो आज इस पे भी बहुत डेवलपमेंट हुई है, उस पर बात करते हैं। और इसके अलावा मैंने कहा था कि अल तुगरल ड्रामा क्यों यहाँ ये दिखाया जा रहा है या इसकी बैकग्राउंड क्या है या तुर्कों का आगे रोल क्या है, थोड़ी इस पे मुख्तसर बात करूँगा चूँकि दूसरी चीज़ें अहम हैं। इस वक्त हमें अपने मुल्क पे फोकस करना है ज़्यादा, तो ज़्यादा उस पर बात कर लेंगे। तो अल तुगरल से शुरू कर लेते हैं। ये ड्रामा जो है जिस हस्ती के बारे में बनाया गया है, जिसका नाम है उस्मान अल तुगरल, इसने या तुर्क जो ऑटोमन एम्पायर है, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद इसने रखी थी। ये जो तुर्क एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर, इसने दुनिया में 1299 से लेके यानी 1300 से कह लें 1922 तक हुकूमत की। दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत रही और इनके तहत अफ्रीका का बहुत सा इलाका था। ये मौजूदा जो जितने अल्जीरिया, लिबिया, ये सारे जितने मुल्क हैं, इस तरह फिर यूरोप में ये बल्गेरिया और ये रोमानिया और ये सारे मुल्क इनके मतहत थे सारे। और इधर फिर एशिया में ईरान को आप छोड़ लें, बाकी सारा सऊदी अरेबिया भी आ गया, उसमें सारे जितने ममालिक आ गए। और फिर यार मक्के और मदीने के ये खादमैन थे, इसलिए ये खलीफा कहलाते थे। तो बहरहाल इनका जो अहम बादशाह था वो सुलेमान द मैग्निफिसेंट है, सुलेमान शानदार सुलेमान। जैसे हम मुग़ल आज़म हम कहते हैं इनको, अकबर बादशाह को, उसके ज़माने में गोल्डन पीरियड था। अब जब आए हैं तो इससे पहले जब ये मुसलमान हुए, ये अब्बासियों का दौर था। मुख्तसर मैं करता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद जो हुकूमत रही ये खुलफा राशिदीन की तकरीबन 30-32 साल थी। उसके बाद बनी उमैया आ गए, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी बुनियाद रखी। कुल 90 साल उन्होंने हुकूमत की। फिर उनसे जो हुकूमत है वो बनु अब्बास, आपके चचा जो थे उनकी औलाद जो थी, उन्होंने छीन ली उनसे। और ये जो बनु उमैया थे इनका दारुल हुकूमत दमिश्क रहा और उन्होंने बगदाद को बनाया। ये गोल्डन पीरियड है इस्लाम का 500 साल, जिसमें कल्चर में, फ़िलासफ़ी में, साइंस में, हर चीज़ में बहुत तरक्की हुई। और उनके दो बादशाह हारून रशीद और मामून रशीद मशहूर हैं। इसी ज़माने में फिर ये जो रूहानियत है इस्लाम में, यानी इश्क़ रसूल, जो हदीस मुबारक है कि अल-फ़क़्रो फ़ख़्री अल-फ़क़्रो मिन्नी, फ़क़्र अल्लाह की दरवेशी मोहब्बत का रास्ता मुझ में से है और मुझे इस पे फ़ख़्र है। ये मशहूर हदीस है आपकी। तो ये औलिया कराम की फिर इन्फ्लुएंस शुरू हुआ। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का पीरियड जो है ये बनु अब्बास के ज़माने में था। तो फिर मुग़लों ने सर उठाया। यही जो आप देख रहे हैं चाइना है और इसके सारे यहाँ के हैं, ये तातारी, मंगोल, इन्होंने फिर तबाही शुरू की। मुसलमान ज़वाल पज़ीर हो रहे थे। तो 1258 में फिर इन्होंने बगदाद को तबाह किया हलाकू खान ने। तो वो सल्तनत अब्बासिया ख़त्म हो गई। फिर छोटी छोटी सल्तनतें बन गई। इस दौरान में यानी बनु अब्बास के ज़माने में जो गैर अरबी इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा, यानी जो दूसरे इलाके मुसलमान हुए, चूँकि हुकूमतें वो फैली। ये तमाम तुर्कों को जो इलाका है, ये आगे देखें उगर है, ये सारे इलाके हैं ऊपर, ये तुर्कमेस्तान है, ये सारे तुर्क हैं। ये पूरी एक बेल्ट है, तो ये तुर्की तक जाती है आगे। तो तुर्कों ने वहाँ से स्टार्ट लिया। इनका उनसे क्लैश था, तातारी उनको मारते शिकस्त देते। इसी में ये अल तुगरल जो है, ये उस्मान ये आया और इसने पहली यानी बिस्मिल्लाह की, या नातूलिया जो सूबा है वहाँ का, वहाँ के ये तुर्क थे वहाँ से। तो वहाँ से इन्होंने किया। ये सारे पहले इनकी जो आबाईदाद हैं, ये मुगली, ये जो बनु अब्बास की फ़ौज है उसमें थे सारे, ईरानी भी बहुत थे उसमें। तो इस तरह गैर जो है ना अरबी इन्फ्लुएंस वो बढ़ा उसमें उस दौर में। यानी दूसरी जो कौमें मुसलमान हुई उनकी कंट्रीब्यूशन या उनको कह लें कि उनकी जो इस्लाम की खिदमत हैं वो बढ़ना शुरू हुई उसमें आके। तो अब जब इनका दौर आया तो इसमें आपने देखा ड्रामे में इल्म अरबी का जिक्र आता है। ये मशहूर हस्ती हुए हैं, वो एक औली बहुत बड़े वली हुए हैं, उनकी बहुत शान है और बहुत अजब जब वाक़यात हैं उनके, हैरान कुन है। यानी उन्होंने इश्क़ रसूल को एक अजब रंग दिया इश्क़ वाला, और वो बहुत पॉपुलर भी बाद में हुआ।
तो ये तुर्क उनको बहुत मानते थे, उनका जिक्र भी इसमें आता है। ये जो ये अल-तुगरल है आगाज़ी, ये उनसे कंसल्ट भी करता है, ड्रामे में दिखाया होगा सारा। अब ड्रामे की मशहूरी इसलिए है कि उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है, सब कुछ है, वो इस्लाम की जो वैल्यूज़ हैं, जो पुराना है, उस सब को उसने बड़े शानदार तरीके से उसमें फिल्माया गया है तुर्की में, और तर्जमा भी ज़बरदस्त है उर्दू के अंदर। फिर उसमें बड़ी बात, औरतों का एक बहुत बड़ा रोल है। आजकल तो हमारे जो ड्रामे इंडिया पाकिस्तान में फिल्में हैं, उनमें तो औरत को एक कमज़ोर सी ज़ात ऐसे एक रोमांटिसिज्म में दिखाते हैं, बस वो रो रही है, ऐसे कर रही है, इश्क में बस ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन वो उस वक़्त ज़माना और था। हिंदुस्तान में भी देखें ना, जब जहांगीर हुक्मरान था तो नूरजहाँ का जिक्र अक्सर आता है, और ताजमहल जो उसके यानी बेटे शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीवी के लिए, औरंगज़ेब उसी का बेटा। तो बड़ी हस्तियां थीं, वो काम बहुत करती इस्लाम में, यानी इनकी खिदमत थी। तो इस ड्रामे में ये दो अहम बातें हैं। अब इमरान खान ने यहाँ ये क्यों किया? वजह ये थी कि यहाँ ये आपके जो हालात हैं पीछे, इन पे गौर करें आप क्या था। यानी बड़े गैर महसूस तरीके से यहाँ जो गैर यानी जो हमारे मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, उन्होंने यहाँ उन क़ुव्वतों को या उन पिग्मी साइज़ लीडर्स, यानी जो बौने साइज़ के लीडर हैं, ये जो आए हैं पहले आपसे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को छोड़ें, उसके बाद या उससे पहले कायद-ए-आज़म के बाद भी जितने लोग आए, यहाँ मुस्लिम लीग को कोई लीडर मिला काम का, ना पीपल पार्टी को बाद में कोई लीडर मिला। बेनज़ीर आई, वो बाप के ज़ोर पे थोड़ा सा उसने कोशिश की, लेकिन वो कोई मैनेजमेंट में इतनी अच्छी नहीं थी, सियासत उसकी अच्छी थी। फिर नवाज शरीफ को बाकायदा बनाया फ़ौज ने। तो ये सारे मैन मेड किस्म के लोग हैं, जाली किस्म के लीडर थे। तो अब ये सूट करते थे उन लोगों को, उन्होंने बड़े तरीके से इनके ज़रिए से यहाँ सूबाइयत को फ़रोग़ दिया। आप देखें 18वीं अमेंडमेंट हमारे आई, उसमें आप देख लें, सूबों को पावर भी दी, वो पैसे भी दिए, इनकी सोच वो उस तरफ थी ना। तो ये वही जो अमेरिका की स्टेट्स हैं, वो पहले इंडिपेंडेंट थी, फिर वो आपस में इकट्ठी हुई, उनका एक एग्रीमेंट है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बस मेजर हैं उनके जो मेन यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, तो सूबों उनके जो स्टेट्स हैं ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, अपना काम खुद करती हैं। उसी पैटर्न के ऊपर CIA ने इनको गाइड किया, और मकसद यही था कि आपकी एटॉमिक पावर, बस नज़र तो उस पे है इनकी, हमारी हदीस पे भी नज़र है, हमारी तारीख़ पे भी नज़र है, इसलिए तुर्कों के और पाकिस्तानियों के तो वो खत्ते पड़े रहते हैं ये सारे। तो ये सारे उनके आलाकार बन गए, और ये 30-40 साल हमने सब ने भुगता है इसको। यानी ज़िया-उल हक आया, वो अपना उधर उलझा हुआ था, जहाद कर रहा था, उसके बाद फिर वो वैसे भी फ़ौजी जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं कर सकते, ना समझते हैं उसको। तो ये बड़े गैर महसूस तरीके से उन्होंने यहाँ, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि पाकिस्तानियत हम में आई नहीं। अब ये स्टेज है आपकी ज़हनी सोसाइटी की, मुल्क की, यानी लोगों के हालात आप देख लें। कोरोना के अंदर आपको नज़र आता है कितनी गैर जिम्मेदारी है। तो ये कौम अभी बिखरी हुई है सारी। तो ज़रूरत इस वक्त ऐसी थी कि इनके जो ड्रामे और ट्रेंड हैं देखें, उसमें फाशी और कितना कुछ हो रहा था, औरत को इज़्ज़त वाला भी आपने सुना पिछले दिन, वो भी किस्सा चला था। तो ये सारी बातें, तो इमरान खान इस बारे में तारीफ़ करनी चाहिए। वो समझदार है, हिस्ट्री का स्टूडेंट है, दरअसल समझता है हिस्ट्री को, ख़ुद भी पढ़ता है और सीरियस है इसमें। ज़ाहिरन तो आपको एक वो बड़ा वो शो बॉयर ऐसे नज़र आता रहा है, लेकिन वो मेहनती आदमी है अपने तौर पे। बाकी रहा वही खिलाड़ी है और सियासत का ज़रा नाड़ी है। तो सियासत में वो जो हो रहा है तो आपको पता ही है उसका, और आगे नीचे जो हालात हैं वो पहले भी बात हम करते रहे इसके ऊपर, कई दफ़ा जिक्र भी हुआ है सारा ये। तो ये सारी सिचुएशन में बड़ी समझदारी से उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया यहाँ, ताकि लोगों का ध्यान जो है अपनी असल वैल्यूज़ की तरफ आए, यहाँ लोगों के अंदर एक एहसास पैदा हो आगे का भी जो हिंदुस्तान और बाकी इर्द गिर्द है। तो ये अल-तुगरल ड्रामा रिलीज़ करने का मकसद ये था। इससे पहले इसकी बहुत पॉपुलैरिटी थी, 4 साल के करीब ये इसकी 4 साल में किस्तें मुकम्मल हुई, तुर्की में चला जा भी, फिर सारी दुनिया में फैला, यहाँ तक कि यूरोप वाले ख़िलाफ़ हो गए इसके, चूँकि इसमें इस्लामिक ग्लोरी है सारी, और यहाँ से ये सल्तनत उस्मानिया का स्टार्ट हुआ था। अब अहादीस मैंने पहले भी कुछ जिक्र किया है, यानी आपकी ये हदीस है एक बड़ी खूबसूरत, ये बाद में इसमें मैं तफसीलन पे अगली वीडियो में बताऊँगा कि कस्तंतुनिया जो फ़तह करेगा वो जन्नती होगा, और फिर ये कहा कि पहला लश्कर वहाँ जाएगा वो सारे जन्नती होंगे। तो ये हज़रत उमर के ज़माने से फिर कस्तंतुनिया को फ़तह करने की कोशिश की। ये अनकरा जो है, ये दरअसल तुर्कों ने जब यहाँ हुकूमतें शुरू की तो इन्होंने फिर
यूरोप में भी अपना जलगार शुरू की। और जो मेन तुर्की है इसका और यूरोप की तरफ जो तुर्की है इसमें सारा 15-20 मिनट का दरमियान का है। एक तरफ ब्लैक सी है, दूसरे तरफ मेडिटेरेनियन है, और दरमियान से ये जो कस्तंतुनिया है ये दरअसल लातीनी जो हुकूमत है जो ये यूनानियों की थी उसका दारुल हुकूमत था, और इर्द गिर्द इसकी हुकूमत थी। तुर्कों ने जाके सारा फतह कर लिया था बुल्गारिया तक, ये नहीं फतह होता था शहर। यानी कब से तुर्क 200-300 साल लगे रहे, लेकिन फिर ये मोहम्मद II उसका नाम है, उसने फतह किया था, और वो हैरान कुन फतह है। 1453 29 मई को हुई थी। ये मैंने इसलिए बताया कि ये माइलस्टोन है, इसके बाद दुनिया बदल गई। यानी यूरोप में जो फिर डेवलपमेंट तरक्की, ये अमेरिका की इजाद, ये सब बाद में हुआ है। इस पे फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और उसमें फिर तुर्कों का अपना अरूज रहा, उनका अपना कंट्रोल रहा, उन्होंने इनको हिलने नहीं दिया। फिर इससे पहले सलेबी जंगें हुई यहाँ, ठीक है ना, वो यही बैतुल मुक़द्दस पे कब्ज़ा करने के लिए, और वो सारा ये सारे सिलसिले चलते रहे। और तुर्क जब आए थे उन्होंने फिर अपने आप को एक बड़ी पावर में इस्टेब्लिश किया। तो ये तुर्कों का रोल फिर नेचुरल है। वो खादमैन हरमैन शरीफैन थे, वहाँ अरब थे सारे, अरबों के अंदर फिर एक तहरीक पैदा हुई। बात यह थी कि तुर्क जब ज़वाल पजीर हुए तो एक मसला आ गया कि ये जो फ़क्र है जिसको मैंने अभी बात की है, ये आपको जो पीर परस्ती नज़र आती पाकिस्तान, ये फ़क्र नहीं है। मेरा ख़ुद चूँकि इससे तल्लक है तो इसलिए मैं ज़रा खुली बात कर देता हूँ, और समझता हूँ मालिक के फजल से जो इतनी थोड़ी सी समझ है। इस पर भी कभी बात करेंगे, इस वीडियो भी मैं इंशाल्लाह कर दूँगा। तो इसमें देखें बात ये है कि ये अल्लाह के इश्क, अल्लाह रसूल की इताअत का इश्क का रास्ता है। तो इसमें तवाहम परस्ती बहुत आ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि फिर कुदरती अमरा जब ऐसा मज़हब में होता है तो फिर रिफॉर्मर्स पैदा हो जाते हैं, ऐसे लोग जो उसको ठीक करना चाहते हैं। फ़िरके इसी तरह बनते हैं, हम फिर वो फ़िरकों के में पड़ जाते हैं। इब्ने वहाब जब पैदा हुआ तो उसको यही सोच थी कि ये बहुत तवाम परस्ती, इसको कैसे करें ठीक। तुर्कों का ज़माना था, रूल उनका था, तो ये अरब, वो चूँकि अरबी था, ये सारे अरब थे, तो उसको फॉलो करने लगे। अंग्रेज़ों ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। पर पहली जंग अज़ीम में जब तुर्की ने गलती की, उन्होंने जर्मनी का साथ दिया, ये बाकी सारे इकट्ठे हो गए, तुर्की पे हमला किया फतह करने के लिए। तो ये अरबों में इन्होंने रिवोल्ट करा। ये जो अरब हुक्मरान आपको नज़र आते हैं, ये ना कोई कौमी लीडर है ना कुछ है। यहाँ के कई तो इनमें बहरी कज़ाक थे, लुटेरे थे, यानी तकड़े जो सरदार थे उनको साथ मिला लिया। इन्होंने वो मसलक अपना लिया, है तो वो सुन्नी, उसमें कोई फ़र्क नहीं ऐसा, लेकिन एक फ़ायदा तो उसका आपको नज़र आता है ना। अब बैतुल्लाह शरीफ में आप जाएँ, आप देखें हम क्या करते हैं। मैंने खुद आँखों से देखा, बैतुल्लाह शरीफ का वो गुलाब फाड़ते हैं, कहते ये वो हम अपने पास रखेंगे, वो कहते हैं टुकड़ा ले लें, फलां करें। अब आप बताएं कि अल्लाह के घर में जाएं आप, अल्लाह के घर का लिबास उतारें, तो ये हमारी तो हम परस्ती है। अब वहाँ ये कर नहीं सकते। और मदीना शरीफ में मैं प्यार से कहा करता हूँ कि अगर वो पुराना ही बात होती तो हम तो वहाँ तो ईंटें भी उठा लेते हैं, तो वहाँ चाट लेते, सारा कोई चीज़ छोड़ते ना। ये ज़फ़िल कादी कौमें जब ज़वाल पजीर होती हैं तो मज़हब से हटना शुरू हो जाती हैं, असलियत से। यही फ़क्र में भी हुआ बाद में। लेकिन औलिया कराम आते रहे, अब भी ऐसे ही हैं, वो तो अपना रोल करते हैं, लेकिन उनका रोल फिर ज़माने के मुताबिक कभी पब्लिक हो जाता है, कभी वो खफ़ी हो जाता है। चलो ये एक और बात आ गई दरमियान में। बहरहाल अल तुगरल इसलिए रिलीज़ किया गया, और उसकी पॉपुलैरिटी आप देखें, और उसने बाकी सारे आपके ड्रामे उनका ख़त्म कर दिया सारा। तो ये एक प्लस पॉइंट वो कौम के लिए है। और तुर्कों का रोल आगे हमारे साथ ये चलता रहेगा, चूँकि वो कभी वहाँ एक यानी मुसलमानों में एक ऐसी आप कह लें कौमियत है, यानी जो ग़ुलाम नहीं हुई। यानी कमाल अतातुर्क ने आके फिर इनको डिफ़ीट कर दिया था, और उसमें तुर्की के कब्ज़ा नहीं करने दिया था। तो मॉडर्न तुर्की वहाँ से शुरू हुआ। 1922 में सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई। पहले हम सब तो महकूम हो गए थे ना, पहले अंग्रेज़ों के, फिर किसी के अरबों का भी ऐसे रहा, सब का रहा। जब ये वाहद कौम है हम में से जो जिस पर किसी ने हुकूमत नहीं की, तो इसलिए वो शुरू से ही ऐसे हैं। और उनका रोल है, अर्दगान ने आके इसको इस्लाम की तरफ लाया है वो, वरना वो जो कमाल अतातुर्क था उसने इसको सेकुलर स्टेट बना दिया था, यानी मज़हब कोई नहीं है इसका। तो ये सिचुएशन ऐसी थी जिसमें ये तुर्क, अब ये मॉडर्न तुर्की जो है, लेकिन अब ये दोबारा इस्लाम इसमें रिवाइव हो गया, हर चीज़ हो गई है, और ये आगे बढ़ रहा है, और इसलिए उससे डरते भी हैं। और अभी देखें तुर्की के साथ इन्होंने भी फिर पीछे जाके उन पर अटैक किया। अभी ये कल परसों हुआ, ये वाक़या तो होते रहेंगे, ये अमेरिका और सारे ये काम तो करेंगे। अब ये तो चलो हो गई बात। अब मैं आगे आता हूँ हालात। पहले जो पाकिस्तान की बात करते हैं, अब पिछले बार एक बात रह गई थी, ये जो हमारी अंदर पॉलिटिक्स है,
अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, हालात और तरफ है। मैंने कहा था बड़ी मीटिंग हुई, इसमें कुछ फैसले हुए, और मैंने ज़रा दबी ज़बान में बात की थी कि ये फैसला हुआ कि ये एहतसाब चलता रहेगा, स्लो ज़्यादा, लेकिन इसको रोकना नहीं है। अब आप देख रहे हैं बड़े बड़े केसेस, आज भी देखें, कल भी देखें, ये अभी जुलाई मैंने पहले इस पे बात होती रही हमारी, तो आप देखें हालात आपके सामने जा रहे हैं। इनको मेरा अपना ख्याल है कि जो मुक़्तदिर हस्ती हैं उन्होंने शट अप कॉल दे दी है कि अपना आप ठीक करें, अब लिहाज बहुत हो गया, ना फ़ौज का नाम इस्तेमाल कर लें या कौमी जो सोच है उससे बाहर फजूल बातें मत करें। और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनके बयानात अब और तरह के हैं। मतलब ये देखें, ये पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब्बासी, उन्होंने क्या बयान दिया। इमरान से मैं कहता हूँ वो देखें, या तो इलेक्शन करा दे दोबारा या ये करें। पहले कहते थे -1 होगा, कभी कुछ कहते थे, तो ये ख़ुद ब खुद आपको इनकी टोन में चेंज नज़र आएगी। ये अब हालात आगे ऐसे जा रहे हैं। अब आ जाते हैं असल बात की तरफ। मैंने आखिर पे बात की थी कि मुझे महसूस होता है कि चाइना जंग की तरफ नहीं जाएगा। चाइना ने अपनी अचीव कर ली सारी बातें। अभी जो कल डेवलपमेंट हुई है, मेजर डेवलपमेंट है ये। यानी अब इंडिया के साथ उनका जो भी वो है मिनिस्टर, उसने बात की उनसे, जो इंटीरियर मिनिस्टर है या जो भी है, या हाँ वही है, तो उस पे उन्होंने फिर कहा कि देखें 1959 में हमें आपको बताया था कि ये इलाका हमारा है, और आप उस वक्त से मानते नहीं थे। और फिर उसके बाद 1962 में एक जंग भी हुई थी, इंडिया को मार पड़ी थी उसके अंदर बहुत। तो उसके बाद फिर ये हुआ था, नेहरू का ज़माना था, कि दोनों में एग्रीमेंट ये हुआ कि हम यहाँ पर आर्म्ड बंदे नहीं रखेंगे, यानी असले के साथ नहीं होंगे। तो ये दोनों तरफ जो गार्ड्स हैं वो फेरेंगे, लेकिन ये जो इलाका जिस पे डिस्प्यूट आप कह लें, झगड़ा, यहाँ कोई नहीं आएगा। इंडिया ने ये शरारतें शुरू की, वहाँ करीब करीब अड्डे बनाने शुरू किए, सड़कें बनाने करीब बनाना शुरू कर दी। तो वो देख रहा था, और उनको पता था कि ये सब क्यों हो रहा है, ये अमेरिका के ईमान पे हो रहा है। और इंडिया ने अमेरिका को टेस्ट भी कर लिया। अभी जब क्लैश है, वो ज़ुबानी गुलामी ट्रंप ने बात करके उनको टाल दिया उसमें। तो अब इंडिया को भी समझ आ गई, फिर ये भी समझ आ गई कि रीजनल प्लेयर तो मेन ये है यहाँ। और फिर ये भी नज़र आ गया कि यहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट है, और वो ये बात ज़ाहरन तो नहीं करते, लेकिन उनको बताया चाइना ने कि हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ है और आपको भी फ़ायदा है, छेड़ेंगे तो हम यहाँ फिर आप मिलिट्री एक्शन करेंगे, और आपका हालात ख़राब है, हमारे साथ चलेंगे तो ठीक है, हमने आपको क्या कहना, CPEC आप बनने दें, कल आप शामिल हो जाएं। और फिर उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला। उन्होंने अब ये किया है कि चाइना ने एक एग्रीमेंट ईरान के साथ कर लिया है, CPEC की तरह का 25 साल का एग्रीमेंट है। नाम उसका है लायन एंड ड्रैगन पैक्ट या कुछ इस तरह के। यह लायन इनका निशान है, शेर का निशान इनका है, ये ईरानियों का, और ड्रैगन जो है ये चाइनीज़ का निशान है। तो ये एग्रीमेंट उन्होंने किया। इस पे उनको पैनिक हो गई कि ये तो सारे तो वो बात जो मैंने कही कि चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह करता है, उस पर अब लोग मजबूर हैं उसकी तरफ देखने को। और पहले भी बात हुई थी किसी वीडियो में कि इवन यूरोपियन यूनियन ने ये सोचा, उनके सेक्रेटरी जनरल ने बयान दिया था अपनी पूरी मीटिंग के अंदर कि हमें सोचना पड़ेगा कि अब हम चाइना की तरफ तल्लक बनाएं, क्योंकि इकनॉमिक बात सब दुनिया में देखें, दुनिया अब बहुत आगे चली गई। अब ये जंगें इस तरह नहीं है, जहाँ भी जंग होगी पहले लोगों का ख्याल करना पड़ता है, वहाँ क्या करेंगे उनका। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब तो कोरोना वायरस ने वैसे ही सबकी मत मारी हुई है। तो ये सिचुएशन एकदम चेंज हुई है। यही अंदाज़ा था कि इकनॉमिक पावर जो है पीछे चाइना की, वो काम करेगी, वो काम कर गई। अब इनका जो एग्रीमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये आर्म्स वाले लोग आगे नहीं ले जाएंगे, और इनडायरेक्टली खामोशी से इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका 59 से जो ये राइट है वो रहेगा। यानी जहाँ वो आके बैठ गए हैं वहाँ एक एक फ्लैग वो लगा देंगे अपना, चाइना उससे आगे नहीं जा सकेगा। हाँ, पाकिस्तानी वहाँ जा सकेंगे, आ सकेंगे, और CPEC का पूरा रूट भी सेफ हो गया। और ये डैम आपने जो बनाया था, ये बढ़ के मारते थे कि गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करेंगे, वो ब्लॉक कर दिया चाइना ने। अब वहाँ पीछे तो वो बैठे हैं, चाइना भी अपने हेलीकॉप्टर के अड्डे बना रहा है, सब बना रहा है, पीछे इंडिया भी बना रहा है। लेकिन इंडिया को अब नज़र आ गया कि आगे हालात वो नहीं है कि हम आगे चल सकें, उनकी अपनी मजबूरी है, मोदी की मजबूरी है। हाँ, एक बात याद रखें, जब तक हिंदुआता मौजूद है यहाँ, इस तरह के लोग, इंडिया ये सोचता रहेगा हमारे ऊपर हमला करने के लिए, ये वो सोचता रहेगा। लेकिन प्रेशर पाकिस्तान और चाइना इतना डेवलप कर देंगे, उनके ऊपर रखेंगे कि वो इतनी हिम्मत ना कर सके।
तो फ़िलहाल हालात आगे जो हैं वो ठीक होते जा रहे हैं, और इसलिए मैंने बहुत शुरू में इब्तदा में भी ये बात हमने की थी कि ये पाकिस्तान जो है आगे बढ़ेगा। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है रीजन के अंदर, जिसमें चाइना का बड़ा रोल है, और पाकिस्तान ने सेंसिबली पहले ग्वादर डेवलप किया ये मुशर्रफ के ज़माने में, फिर ये सड़कें शुरू की, सब किया, तो ये सारी चीज़ें जो है प्लस प्लस हो गई। उसका एक फ़ायदा होना शुरू हुआ, लोगों को भी फ़ायदा होगा, और इसी तरह फिर ये लोगों के ज़हन भी बदलने थे, तो हुकूमत सेंसिबल है, उसके ऊपर भी वो सारा काम कर रही है। तो बाहर क्या, ये मुल्क अब इंशाल्लाह आगे ही जाना है, इसकी फ़िक्र ना करें। और ये बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो यही हुई है कि टेम्परेरी अब ऐसे नज़र आता है, बारिशें भी आ गई हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। इसलिए 2-3 महीने तो मेरा ख्याल है कोई बड़ा मेजर नहीं होगा। इंडिया जो करता है बहुत गंदे काम आप कह लें, यानी बिलो द बेल्ट, ये सिविलियन पॉपुलेशन पे, वो उसकी वजह मैं इस कहाँ क्या बताऊँ, आप समझते होंगे। देखें ना, उधर भी कश्मीरी है, इधर भी कश्मीरी है। ये मुमकिन नहीं है कि 80 लाख की आबादी को आप बंद कर दें तो यहाँ से उनको हेल्प करने वाले न जाते हों। ये डेफिनेट बात है कि लोग वहाँ से क्रॉस करते हैं, जाते हैं, तो ये फिर वो अटैक करता है, वो और तो उनके पास है नहीं, फिर सिविलियन को तंग करता है। तो ये बिला वजह का नहीं है कि वो खुद ऐसे करते हैं, नहीं, वो ये वो दोनों कहते हैं दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। हमारी अब ज़ाहिर हम नहीं करते, हमारा रूल और तरह का है। हाँ, अब यहाँ ये करना ज़रूर चाहिए इन्हें, पाकिस्तान को, जो मेरा ख़्याल है कि इन्हें अब आज़ाद कश्मीर में ये जो प्लेबिसिट हमने वादा किया था इंडिया पाकिस्तान ने उनसे, यूएनओ से, कि आप कराएंगे राय शुमारी कि लोग किस तरफ जाना चाहते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, ये आज़ाद रहना चाहिए। अपने तौर पे इन्हें उनके बुला के एक ये प्लेबिसिट यानी ये करा देनी चाहिए राय शुमारी अपने इलाके में जहाँ पाकिस्तान के पास है। डेफिनेटली वो वोट देंगे पाकिस्तान के हक़ में, या उनमें कुछ ऐसा एलिमेंट भी वो कहेंगे ये इंडिपेंडेंट कश्मीर है। ये दो इश्यूज़ बनेंगे उसमें, लेकिन कोई ऐसी नहीं वो इंडिया के हाथ से गेम निकल जाएगी, फिर उस पर प्ले आप कर सकते हैं आप पोलिटिकली, यूएनओ के पास, दूसरों के पास, के देखें हमने कराया, इंडिया तो कराता है, इन्होंने तो कब्ज़ा करके बैठा है। इस पे फिर वहाँ के कश्मीरियों को भी हौसला होगा, और फिर वहाँ जो आपके जो स्लीपिंग सेल्स हैं आर्म्ड बैठे, फिर उनका भी वक्त आ जाएगा आगे। इंडिया को इसका पता है कि ये करेगा, वो इसलिए आपको मौका नहीं दे रहा कश्मीर में। ये जो कुछ कर रहा है ना बॉर्डर्स के ऊपर, उसका मतलब है इतनी खप मचाए छोड़ो कि यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर के जो ये कोई पॉजिटिव स्टेप ले ना सकें, ये ब्लॉक करने के लिए है। और विद इन मुल्क भी यही मुख्तलिफ ये जो लीडर हैं इनसे वो करवाते थे। अब ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगी, यानी ये नारा, ये एक्टिविटी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। ये छोटे मोटे वाक़यात तो चलते रहेंगे, कभी उधर बम चला दिया, कभी उधर कोई ऐसे अटैक कर दिया, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। ऐसी ये चीज़ें, जब दो मुल्क दुश्मन आपस में एक दूसरे को खून के प्यासे हों तो फिर यही होता है। तो ये बातें तो आगे बढ़ती रहेंगी, लेकिन उम्मीद है कि मामला ठीक रहेंगे। ओवरऑल ये है कि टेंशन भी रहेगा, अलर्ट भी रहेगा, ठीक है ना, और हम सबको भी इसके मुताबिक ही आगे बढ़ना है। हम सबको इसी को सोचना चाहिए, मुल्क का हम सोचें, मुल्क की खैरियत, मुल्क है तो हम है, आज़ादी है तो हम है, तो ये हम सब के ज़हन में होना चाहिए। और आगे भी बात जब करें तो यही करें। तो आखिर पे सबको मेरा सलाम, और गुजारिश वही जो मैं करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। नए दोस्त हैं उनके लिए ख़ास, आगे भी दोस्तों को बताते हैं, समझ आती है मुझे कि लोग बढ़ रहे हैं दोस्त। तो इंशाल्लाह फिर 2-3 दिन बाद फिर मैं हाज़िर हूँगा, फिर कोई डेवलपमेंट आगे होगी, या और जो चीज़ें हैं कुछ रह गई, जैसे मैंने कहा तुर्की का आगे रोल है, आगे सब है। और हदीस का जैसे मैंने कहा, यानी एक हदीस सुनाई थी कि चाइना के बारे में कि इल्म हासिल करना है तो चाइना जाएं, अब उसका रिज़ल्ट आप देखते हैं आपके सामने। फिर एक हदीस ये भी बताई थी गुज़ा हिंद के बारे में, जिसमें बहुत सी क़यास आई हैं, सब क़यास आई हैं, कोई इंसान नहीं जानता कि ये कब वाक़या होगा। होना है चूँकि हदीस मुबारक है, फ़तह भी होगी हमारी, और उसमें तबाही भी हमारी होगी, इंडिया की भी होगी। अब वो एक ये नक्शा भी है। इस दौरान में एक आपने ये भी कहा था जो कस्तंतुनिया फ़तह करेगा वो ये जन्नती होगा। तो वो जो 1453 की फ़तह है, उसके बाद जो दुनिया की डेवलपमेंट और चेंज हुई है वह हैरान कुन है। यानी नबी की बात शान देखें कि एक जुमला कहा, अब पूरा कुज़े में दरिया क्या, हर शय बंद कर दी आगे की। इसी तरह वो अब 1453 के बाद की जो डेवलपमेंट है यूरोप में, दुनिया में, सारी अमेरिका दीवार, ये सब बाद में हुआ सारा, ये उसकी वजह से हुआ। इस पे अगली वीडियो में इंशाल्लाह टाइम निकला तो बात करेंगे, वरना करंट अफेयर्स इतने हैं इर्द गिर्द
कि इस पे ज़्यादा बात करनी पड़ती है। लेकिन ये तुर्कों का रोल जो है, ज़िंदा कौम है, वो रहेगा, हमारे साथ तलक भी रहेगा। जब वहाँ खिलाफत ख़त्म हुई थी तो यहाँ बहुत बड़ी मूवमेंट भी चली थी उनके हक़ में, इसलिए उन्हें पता है कि पाकिस्तानी दिलो जान से हमारे साथ है, और आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो उनका हमारे साथ एक बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता है, और ये बढ़ेगा भी। और दोनों की साइकी भी एक है, सोच भी एक है, और मसलक भी एक है, और रूहानियत में भी दोनों जो कौमें हैं ये बड़ी, यानी रूहानियत में आगे बढ़ने की शौकीन है, यानी अल्लाह रसूल के इश्क में ये बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। सभी हैं, सब मुसलमान ही करते हैं अपनी जगह, हर एक का अपना अपना अंदाज़ है। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।